हेलो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। देखिए, अपनी इस सीरीज़ में हम हर चैप्टर को टॉपिक वाइज और उसके भी अंदर मींस हर सब्जेक्ट को उसके भी अंदर टॉपिक वाइज हम लेते हुए चलेंगे। और ये सारे वो क्वेश्चंस होंगे जो कि पिछले 20 साल के, लगभग 20-25 साल के स्टेट पीएससी में, आईएएस पीसीएस में, आरओ एआरओ में या यूपी ट्रिपल एससी में आने वाले सारे क्वेश्चंस हैं। और टोटल ऐसे ही लगभग हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के मिला के 1000 से 1500 वीडियोस बनेंगे। तो आप इसको अगर फॉलो करेंगे तो कोई भी चीज़ बचेगी नहीं। तो आइए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक होगा, देखिए पहले तो हमारा सब्जेक्ट होगा आज का इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में जो पहला हमारा टॉपिक आता है वो आता है भारत का संवैधानिक विकास, जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट। ठीक, इसके आए हुए हम ये देखिए 1 से 2 हमारे वीडियोस में बनेगा, तो इसमें आप परेशान ना होइएगा। हम 30 से 35 क्वेश्चन हर वीडियो में देखा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। हाँ, तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड रुकिएगा जी। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। पूछ रहा है कि किस एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट के किस एक्ट ने भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो चल रही थी उसको, उसके ट्रेड को एबॉलिश किया था। तो देखिए आप सभी को पता होगा कि हमारे 1813 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ था। हमारे जो ट्रेड था, ठीक, ट्रेड इन एशिया को लिमिट किया गया था। किस तरीके से लिमिट किया गया था? सिर्फ देखिए, ट्रेड विद चाइना को रहने दिया गया, ठीक, और इंडिया में टी से रहने दिया गया, और बाकी चीज़ को लिमिट कर दिया गया। और यही काम 1833 में आके, 1833 के एक्ट में आके पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया गया। इनकी मोनोपोली ख़त्म कर दी गई और दूसरी कंपनीज़ को भी जगह दे दी गई भारत में, एशिया में। तो देखिए इसका सही आंसर एक्चुअल में, अगर हमारा यहाँ पे 1833 चार्टर एक्ट प्रेजेंट होता तो वही होता सही। लेकिन अगर वो आंसर नहीं है तो आंसर 1813 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है एबॉलिश, ठीक। इसके अलावा अगर यहाँ पे डिप्राइव लिख दिया होता तो बेस्ट आंसर इसके लिए 1813 होता। एबॉलिश के लिए देखिए बेस्ट आंसर होता है 1833, क्योंकि पूरी तरीके से रोक दिया था, हालांकि लिमिट कर दिया था 1813 भी। तो यहाँ पे देखिए 1813 सही होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट। किस एक्ट के द्वारा देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया जो थी उसको पावर दी गई कि वो बजट पे डिस्कशन कर सके। देखिए 1861 का जो काउंसिल एक्ट था वो पहला ऑप्शन है, 1892 ऑफ काउंसिल एक्ट सेकंड ऑप्शन, 1909 मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म, ठीक, 1919 ये हो गया मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म। तो देखिए बजट की जो डिस्कशन करने की पावर लेजिस्लेटिव काउंसिल को दी गई थी, वो दी गई थी हमारे 1892 में, ठीक। तो उसका सेकंड सही आंसर होगा। देखिए ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, 1892 में बजट से रिलेटेड डिस्कशन करने की पावर लेजिस्लेटिव काउंसिल को दे दी गई थी। और यही लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसकी स्थापना हमारी होती है 1853 के चार्टर एक्ट से, ठीक। 1861 के चार्टर एक्ट में क्या होता है, जो कि हमारे वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल होती है, ठीक, उसको बढ़ा दिया जाता है, उसमें 6 लोग कर दिए जाते हैं। और बाकी जो इसके अलावा भी जो इनका टोटल जो लेजिस्लेचर का पार्ट होता है, इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, तो उसमें इंडियंस को स्थान भी दिया जाता है। 1909 एक्ट देखिए हम जानते हैं, इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट हमारे दे दिए गए थे, किसको? मुस्लिम्स को। और 1919 एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट हमारे दे दिए गए थे अदर्स को, जैसे कि सिख्स को, एंग्लो इंडियंस को, ठीक। तो इसका हमारा बजट से रिलेटेड पावर की डिस्कशन कब दी गई थी? 1892 के काउंसिल एक्ट में। थर्ड क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द प्रोविजन वॉज मेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा।
ऑप्शन है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सेकंड पिट्स एक्ट 1784, सी है चार्टर एक्ट 1813, डी है चार्टर एक्ट 1833। इन दोनों की लगभग हमने अभी बात की थे। पूछ रहा है कि किस एक्ट से हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, कौन सा एक्ट बना था जिसके बेस पर हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो आंसर होगा इसका, देखिए बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है और छोटे छोटे पेपरों बड़े बड़े पेपरों में भी। तो इसका सीधा आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसी की बेसिस पर हमारे 1774 में सुप्रीम कोर्ट की कलकत्ता में स्थापना हुई, ठीक। और इसकी पहली चीफ जस्टिस कौन बनी? सर एलाइजा एम्पे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस कौन थी? सर एलाइजा एम्पे। और बना कब था? 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बेसिस पर। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट हमारा पहला वो एक्ट था जिससे हमारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक्चुअल में, देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में बहुत सारे गलत मीन्स ईविल एक्ट कर रही थी, जिस पर रोक लगाने के लिए एक तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये ब्रिटिश सरकार का ये लंदन का ये पहला कदम था। विद रेफरेंस टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की तर्ज पर हुई, ये बिल्कुल सही है, ठीक। अभी हमने पढ़ा ली मास्टर वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट, ये बिल्कुल गलत है। कौन था? सर एलाइजा एम्पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन। तो फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया वॉज क्रिएटेड? अब देखिए पूछ रहा है कि पहले फेडरल कोर्ट की स्थापना कब हुई। तो फेडरलिज्म की जो अवधारणा थी वो हमारे 1935 के एक्ट से ही ली गई थी, ठीक। तो इसका आंसर हमारा होगा 1935 एक्ट, ठीक। और 1935 के एक्ट के उस पर बेसिस पर हमारे 1937 में पहले फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है, ठीक। पहले फेडरल कोर्ट की स्थापना कहाँ होती है कोई पूछे तो बताना दिल्ली में होती है। कब होती है? 1937 में होती है। कौन बनता है इसका चीफ जस्टिस? बनती हैं सर मॉरिस MAURICEGAUYER, सर मॉरिस गॉयर, ठीक। ये हुई हमारी बात फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, फर्स्ट फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया इन 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा दिया है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। देखिए कह रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब होती है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है। अभी हमने देखा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को जो पहले आया करे उसको पहले कर लिया करिए। फिर एक्चुअल में देखिए क्वेश्चंस ऐसे नहीं आएंगे कि आपको मैच करने को दिया जाएगा। यहाँ पे कोड दे दिया जाएगा, फिर ABCD लिख दिया जाएगा, नीचे लिख दिया जाएगा 1 2 3 4 2 3 4 1 3 2 1 4 ऐसे करके, और जो भी सही होगा उससे आपको मैच करना होगा। तो पहले आपको जो आता हो उससे कर लीजिए। जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट अभी हमने देख लिया कि कब था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बेसिस पर। अब देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल हमारा बनता है पिट्स इंडिया एक्ट जो कि हमारा आता है 1784 में, ठीक। 1784 के बेसिस पर इसमें क्या होता है, डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल हो जाता है, ठीक। जिसमें हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना होती है, ठीक। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये हमारा किससे रिलेटेड है? पिट्स एक्ट 1984। अब देखिए बात कर रहा है परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, ठीक, इनको भारत में काम करने की जगह दे दी गई या परमिशन दे दी गई किस एक्ट के द्वारा? 1813 एक्ट के द्वारा, ठीक। और अभी इसमें हमने पढ़ा था कि यही एक पहला एक्ट था जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को लिमिट किया गया था उनके ट्रेड को। बाकी देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल 1833। बाकी देखिए गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक, उसमें एक नए लॉ मेंबर की नियुक्ति की गई थी। देखिए 1813 एक्ट तक भी हमारे जो वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, ठीक, उसमें 3 मेंबर होते थे। हालांकि 4 मेंबर ही होते थे, लेकिन एक को एडवाइजरी पद माना जाता था, ठीक। तो एडवाइजरी पद जो होता था वो था लॉ मेंबर, ठीक।
और 1833 एक्ट में जबकि क्या हो जाता है, यही जो एडवाइजरी बॉडी थी, जो लॉ मेंबर था, ठीक, इसको बना दिया जाता है परमानेंट मेंबर, ठीक। तो अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर, और ये पहला लॉ मेंबर कौन बनता है, लॉर्ड मैकॉले। तो ये आपसे कई बार पूछा जाता है कि लॉ मेंबर पहला कौन था 1833 एक्ट में, लॉर्ड मैकॉले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेस्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रिवर्स टू। देखिए सीधी सी बात है, इसमें पूछ रहा है आपसे मतलब डायरकी का मतलब हमने देखा हुआ है 1919 एक्ट में, ठीक, जिसे मॉन्टफोर्ड एक्ट भी बोलते हैं, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, ठीक। इसमें हमारा पहली बार डायरकी इंट्रोड्यूस होता है। कहाँ पर डायरकी हमारा पहली बार इंट्रोड्यूस होता है, प्रोविंसेस में, ठीक। जिसकी बेसिस पर क्या किए जाते हैं, हमारे रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जो बनाए जाते हैं, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में हमारा एजुकेशन रखा जाता है। देखिए इस टाइप की इससे रिलेटेड कुछ बातें हमने पिछले वीडियोस में कर ली हैं, जो कि हमारे आप देख सकते हैं एजुकेशन के डेवलपमेंट से रिलेटेड, जैसे कि सैडलर, रैले और बाकी कमीशन में इनकी बात की गई है, ठीक। तो डायरकी से रिलेटेड क्या था मतलब हमारा, तो देखिए आपका ऑप्शन दिया है डिवीजन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू 2 हाउसेस, ठीक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हैविंग 2 सेट्स ऑफ रूलर्स, बिल्कुल नहीं है, ठीक। ये एक्चुअल में बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू होता है। डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स इज डेलिकेटेड टू द प्रोविंसेस इन 2 कैटेगरीज, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। हमारे टोटल सब्जेक्ट्स को, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स होते हैं या जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको 2 भागों में डिवाइड कर देना, जो कि हमारा पहली बार 1919 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंट्रल लेवल। अब देखिए पूछ रहा है कि डायरकी पहली बार सेंट्रल लेवल में इंट्रोड्यूस कब होती है। अभी हमने बात की कि 1919 में हमारी डायरकी इंट्रोड्यूस हो रही है, कहाँ पे, प्रोविंसेस में, ठीक। इसके बाद 1935 एक्ट आते आते डायरकी प्रोविंसेस में एबॉलिश कर दी जाती है, और यही सेम जो एप्लीकेशन है डायरकी को अप्लाई कहाँ कर दिया जाता है, हमारे सेंट्रल लेवल पर, ठीक। तो उसका आंसर क्या हमारा क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बाकी एक पॉइंट हाँ इम्पॉर्टेंट और है कि 1935 जो एक्ट है, इसमें आगे चलते चलते सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स, मुस्लिम में तो 1909 में बात की जाती है, बाकी सिक्स एंग्लो इंडियंस में 1919 में बात की जाती है। 1935 में आते आते जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, व्यूमन और लेबर्स, इनकी भी बात कर ली जाती है। द एक्ट ऑफ 1919 वॉज एसोसिएटेड विद, 1909 का एक्ट हमारा किस चीज़ से एसोसिएटेड था, ऑप्शन है आपके, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, बी डिसेंट्रलाइजेशन, सी डायरकी, डी लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी हमने देखा कि एक्ट हमारा 1909 का किस चीज़ से रिलेटेड है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक। वो भी किसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की जाती है, मुस्लिम्स के लिए। एक चीज़ और है, इसे हम और क्या बोलते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक। अब देखिए इस टाइम पे हमारे लॉर्ड मिंटो जो हैं, ये क्या होते हैं, वाइसरॉय होते हैं, ठीक, क्योंकि 1858 के बाद वाइसरॉय का पद आ जाता है। और मॉर्ले जो होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक, जो कि हमारा लंदन में रहा करता था, ठीक। और इस पद की भी स्थापना 1858 के एक्ट के बाद होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सीधी सी बात पूछ रहा है कि जो 1919 का एक्ट था, उसके क्या क्या फीचर्स थे। पहला पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस। पहली बात हमारा कह रहा है कि हमारे प्रोविंसेस में क्या एग्जीक्यूटिव लेवल पर डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी, बिल्कुल सही है, अभी हमने देखा, तो पहला पॉइंट हमारा सही हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है हमारा द इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। अब देखिए सेकंड पॉइंट को अभी हमने डिस्कस किया है, ये गलत हो जाएगा। सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कब की जाती है, 1909 में, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड है हमारा डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, ये भी बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1919 एक्ट में हमारे जो कंट्रोल है सेंटर का ओवर द प्रोविंसेस, ये थोड़ा सा मीन्स लूज़ कर दिया जाता है, ठीक।
1935 एक्ट आते आते बिल्कुल सही ऑटोनॉमी मिल जाती है प्रोविंसेस को। अब देखिए दो स्टेटमेंट यहाँ पे दे रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 3, ठीक। सी इज़ योर करेक्ट आंसर। देख लीजिएगा अगर पिछले में भी किसी में ना लगा हो तो अपने हिसाब से लगा दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन समझा दिया है। दो स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे दिए हैं, उन्हीं के हिसाब से हमें ऑप्शन चूज़ करना है। पहला स्टेटमेंट की बात करें तो कह रहा है कि जो मॉन्टफोर्ड एक्ट ऑफ 1919 था, ठीक, इसने रिकमेंड किया था ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल द वुमेन अबव द एज ऑफ 21, ठीक। तो देखिए पहले ऑप्शन में कह रहा है कि जो मॉन्टफोर्ड एक्ट था 1919 का, इसमें रिकमेंड किया गया था कि जो 21 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं इनको वोटिंग का अधिकार दिया जाए, ठीक। तो ऐसी बात नहीं थी, ये बिल्कुल भी गलत ऑप्शन है, ठीक। सेकंड ऑप्शन है आपका द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गेव वुमेन रिजर्व सीट्स इन लेजिस्लेचर। देखिए 1935 एक्ट से हमारे 41 सीट्स लेजिस्लेचर में वुमेन को दी गई थी, ठीक। तो ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, 41 सीट्स, ठीक। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है सीधे आर ओ जैसे पेपर में कि कितनी सीट्स लेजिस्लेचर में दी गई थी हमारे वुमेन को 1935 एक्ट में, 41, ठीक। तो ओनली 2 इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक। अब देखिए पहले की अगर हम बात करें, ठीक, तो एक्चुअल में 1918 के टाइम पर, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ऐसा होता है कि वुमेन के वोटिंग राइट्स की बात होती है, ठीक। एक थोड़े समय के लिए 1918 में ब्रिटिशर्स जो मींस प्रॉस्पर महिलाएं होती हैं, जिनके पास लैंड होल्डर्स जो होती हैं, जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं, ठीक, उनको कुछ टाइम के लिए दी जाते हैं, ठीक है, वोटिंग राइट्स। हालांकि ये चीज़ लंबे तौर पे लागू नहीं होती और फिर रोक दी जाती है, ठीक है। तो इसलिए पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडियन सिविल सर्विसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 provided for a separate examination for Indian civil services which was to be held in India. Second option, in the Indian civil service 1941 the percentage of Indians was more as compared to the Europeans. देखिए पहले ऑप्शन में हमारे इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक, जिसके पेपर शुरू किए जाते हैं हमारे 1853 से, 1853 एक्ट से, ठीक। तो कह रहा है कि 1919 एक्ट में, ठीक, एक अलग आईसीएस के पेपर कराए। देखिए पहले जो पेपर होते थे 1919 तक जो पेपर हो रहे थे हमारे आईसीएस के, ये कहाँ पर हो रहे थे, ये लंदन में हो रहे थे, ठीक। 1919 के एक्ट में पहली बार ऐसा होता है कि जो आईसीएस के पेपर होते हैं इसे इंडिया में कराए जाते हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक। सेकंड ऑप्शन आपका कह रहा है कि 1940 आते आते 41 आते आते जो इस पेपर में आईसीएस नाम का जो पेपर था, जो कि आज की डेट में आईएएस है, ठीक, इस पेपर में आते जो इंडियंस की सहभागिता होती है वो यूरोपियन से बेसिकली जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनसे ज़्यादा हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक। 1935 एक्ट के बाद हर ही चीज़ में लगभग इंडियंस की जो इंगेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि कौन सा एक्ट इंट्रोड्यूस करता है कि सबसे ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक। प्रिंसिपल ऑफ जिसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। देखिए सीधी सी चीज़ है, ये है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसकी हमने बात कर ली। 1919 की बात कर ली। 1947 एक्ट इंडिपेंडेंस एक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल को, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी की बात कौन करता है, हमारा 1935 का एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। देखिए कह रहा है कि इंडियन लेजिस्लेचर सिस्टम में पहली बार बाईकैमरलिज्म हमारा कब इंट्रोड्यूस होता है। लोकसभा और राज्यसभा का सिस्टम, ठीक, जिसे हम इसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली बोल रहे थे, ठीक, इसे बोल रहे थे हाउस ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ स्टेट, ठीक। बाकी कह रहा है कि इस चीज़ की जो ये जो पहली बार है बाईकैमरलिज्म का जो एप्लीकेशन है, ये किस एक्ट से हुआ था। ए है आपका 1892 का काउंसिल एक्ट, बी है आपका 1909 काउंसिल एक्ट, सी है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, डी है आपका 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अभी हमने देखा कि पहली बार जो बाईकैमरलिज्म जो इंट्रोड्यूस होता है वो हमारे भारत में एट द सेंट्रल लेवल, ठीक, वो होता है हमारा 1919 एक्ट पे, ठीक। हालांकि डायरकी देखिए इंट्रोड्यूस की जाती है प्रोविंसेस में, ठीक, और बाईकैमरलिज्म सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस होता है 1919 एक्ट से। आइए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड अ बाईकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर। देखिए सेम क्वेश्चन फिर से आ गया। बाईकैमरल लेजिस्लेचर, लोकसभा राज्यसभा की जो प्रणाली की जो नीति है, ये किस एक्ट से हमें मिलती है, 1919 एक्ट से, जिसे हम बोलते हैं मॉन्टफोर्ड एक्ट। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इश्यू ऑर्डिनेंस इज़ अ रेलिक ऑफ। अब देखिए कह रहा है कि जो आज भी भारत के संविधान में जो प्रेसिडेंट होता है, ठीक, राष्ट्रपति के पास ऑर्डिनेंस की पावर होती है, ठीक। और ऑर्डिनेंस की पावर की अगर हम बात करें आज के संदर्भ में, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस की पावर की बात की जाती है, जो कि ये है कि हमारी मीन्स इन आ स्टेट ऑफ इमरजेंसी की बात नहीं करेंगे, कि वो देखिए प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो अपनी जो काउंसिल है, ठीक, वैसे देखिए कोई भी संविधान बनते समय, ठीक, वो अपनी काउंसिल को ज़रूर पूछेगा, ठीक, से ज़रूर सलाह लेगा प्रेसिडेंट, ठीक। पर ऑर्डिनेंस की पावर के रिलेशन में ये बात होती है कि वो चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिस मच पावर, कि वो एक ऑर्डिनेंस पास करके बिना काउंसिल वाउंसिल की सलाह लेते हुए सीधे एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। और ये जो है, जो कि आर्टिकल 123 में डिस्क्राइब है, ये हमारा किससे निकल कर आता है, ये आता है हमारा 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर द इंडियंस टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। अब देखिए कह रहा है कि विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, कौन सा ऐसा एक्ट पास किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा जिसमें ये बताया गया कि भारत जो है वो भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में छोटा मोटा पार्ट ले सकते हैं और उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ कलर नहीं होगा, ठीक, बर्थ कलर नहीं होगा, ठीक। तो ये था हमारा, देखिए ऑप्शन है आपके चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक, बी है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1853, सी है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1851, डी है आपका काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो जो हमारा 1833 का चार्टर एक्ट है, उसी में हमारे भारतीयों को बोला गया था कि इनको किसी भी सर्विस से, पोस्ट से डिबार नहीं किया जा सकता, वंचित नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ और कलर, ठीक। तो ये बात ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। एडमिनिस्ट्रेशन में पहली बार भारतीयों को स्थान किससे मिलता है, 1833 के चार्टर एक्ट से। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान। देखिए कह रहा है कि सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये किससे होता है। अभी हमने डिस्कस किया था कि 1919 एक्ट में डायरकी प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस होती है और
सेंटर में बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस होता है, ठीक। और 1935 एक्ट आते आते पावर को पूरी तरीके से सेंटर और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक। और यहीं पे हमारे तीन लिस्ट का इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें एक फेडरल लिस्ट होती है, ठीक, एक प्रोविंशियल लिस्ट होती है, और बाकी इसी में हमारे जो रेसिडुअरी 1935 एक्ट में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो रेसिडुअरी पावर्स हैं, ठीक, इनको किसको देने की बात, ये किसके हाथ में रखने की बात कही जाती है, गवर्नर जनरल, ठीक, या वाइसरॉय, ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ये हमारा देखिए 1935 का अभी हमने देखा था कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फेडरलिज्म का जो अवधारणा है वो भी हमारे 1935 के एक्ट से आ रही है, ठीक है। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, ये भी हमारे 1935 एक्ट में होता है। अभी देखिए हमने देखा कि फेडरल सिस्टम एंड डायरकी एट द सेंटर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द सेंटर बाय, अभी हमने देखा कि फेडरलिज्म की अवधारणा 1935 के एक्ट से आती है, तो बिना सोचे समझे इसको लगा दीजिए, ठीक है। और बाकी हमने ये भी पढ़ा कि डायरकी एट द सेंटर 1935 एक्ट में आ रही है और एट द प्रोविंसेस 1919 एक्ट में आती है। द प्रोविजन फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन वॉज इंक्लूडेड इन दी, ऑल इंडिया फेडरेशन की जो प्रोविज़न था, ठीक, ये पहली बार किस में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अगस्त ऑफर 1940, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, कैबिनेट मिशन 1946। तो देखिए सीधा सा क्वेश्चन है, ठीक है। ऑल इंडिया फेडरेशन की जो इस्टेब्लिशमेंट का प्रोविज़न आता है, ये हमारा आता है 1935 के एक्ट से, ठीक है। इसी में हमने देखा कि हमारी लेजिस्लेटिव पावर सेंटर और प्रोविंशियल में डिवाइड हो रही हैं, ठीक है। डायर की सेंटर में आ रही है और फेडरलिज्म की अवधारणा भी है, ठीक है। देखिए इसी के बेसिस पर हमारी पहली चुनाव होते हैं हमारे भारत में, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक, 1935 एक्ट। इन द फेडरेशन इस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ 1935 रेसिडुअरी पावर्स वर गिवन टू दी, अभी देखिए हमने बात की कि 1935 एक्ट में, एक सेकेंड होल्ड करिएगा, जी। कहाँ चला गया, हाँ। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इन दी फेडरेशन इस्टेब्लिश अंडर दी एक्ट, अभी हमने देखा ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना होती है, ठीक है, किससे, 1935 के एक्ट से, ठीक। इसी में देखिए हमारे क्या होता है, अभी हमने बात की थी कि तीन लिस्ट की इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, ठीक है, और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक। उसके बाद इसी में जो रेसिडुअरी पावर्स जो बचती हैं, ठीक, रेसिडुअरी जो बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं जो जिनको हम रेसिडुअरी पावर्स में रखते हैं, ठीक है, ये किसके हाथ में होती हैं, हमारे गवर्नर जनरल के हाथ में, ठीक, 1935 एक्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फेडरेशन इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से रेसिडुअरी पावर्स वर गिवन टू द, सेम क्वेश्चन आ गया, क्या होगा आंसर, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एंड परमानेंट कंस्टिट्यूएंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री एज अडॉप्टेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कह रहा है कि कौन सा एक इम्पॉर्टेंट एंड नॉट विच इज़ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट एंड परमानेंट कंस्टिट्यूएंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इसमें कौन सा एक फीचर नहीं है, ठीक। पहला ऑप्शन, a written constitution for the country,
सेकेंड ऑप्शन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स टू द लेजिस्लेचर। थर्ड, envisaging a scheme of federation। D, nomination of official members to the legislature। तो देखिए इसका आंसर सही होगा हमारा 1935 एक्ट की बात कर रहा है। हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके लगभग डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। देखिए फेडरेशन की, ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना की जाती है, ठीक है, 1935 एक्ट से। लेजिस्लेचर में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की स्थापना की जाती है, ठीक है। ऑफिशियल मेंबर्स की नॉमिनेशन की बात की जाती है, जो कि गवर्नर जनरल या जो वाइसरॉय होता है वही करेगा अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और लेजिस्लेचर में हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की भी बात होती है, ठीक है। जबकि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री है, ठीक, ये हमारी बात करता है ऑगस्ट ऑफर, ठीक है, ऑगस्ट ऑफर 1940, ठीक है। तो ए आपका इसका गलत आंसर होगा, इसका कोई भी रिलेशन नहीं है 1935 एक्ट से। वन अमंग्स द फॉलोइंग, अब देखिए फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1935 का एक्ट का इनमें से कौन सा, 4 ऑप्शन आपको दिया है, इनमें से कौन सा इसका एक फीचर नहीं था। पहला ऑप्शन आपका कह रहा है द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है, बिल्कुल सही है, अभी 3-4 बार से पढ़ते चले आ रहे हैं। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स वर एलोकेटेड टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, बिल्कुल गलत हो गया ये, ठीक। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट किसके पास है, हमारे गवर्नर जनरल के पास, ठीक। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रोविंशियल्स में डायरकी इंट्रोड्यूस होती है 1919 में, 1935 में सेंटर में डायरकी इंट्रोड्यूस होती है, प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी हो जाती है, ऑटोनॉमी मीन्स हो जाती है अपनी तरीके से वो सिस्टम चला सकते हैं। डी, इट अबॉलिश डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल एंड इंट्रोड्यूस एट द सेंटर, बिल्कुल सही है, ठीक। देखिए अगर ये क्वेश्चन ना भी आप कर सकते तो आप एलिमिनेट करके कर लेते, ठीक है, पहले तीसरे फोर्थ तो ऑब्वियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इम्पॉर्टेंट। कह रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी, इट गेव इंडिपेंडेंस टू इंडिया। ऑप्शन सी, इट एनविसेजेस पार्टीशन फॉर ऑफ इंडिया। डी, इट अबॉलिश द नेटिव स्टेट्स। देखिए जिसने भी थोड़ा सा 1935 एक्ट को ब्रीफली पढ़ा हुआ है वो जानता है कि यही देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है, ठीक, संविधान में लगभग बोला जाता है 50% तक बातें हमारे 1935 एक्ट से ली गई हैं, ठीक, बेसिस बनी हुई हैं, ठीक। जैसे फेडरलिज्म देख लीजिए, ठीक, हालांकि हम फेडरल ऑफ स्टेट नहीं है, ठीक, फेडरलिज्म की बस अवधारणा हमने अपनाई हुई है, फेडरल ऑफ स्टेट नहीं, हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, ठीक। बाकी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन दी सेंटर एंड स्टेट, ये अभी हमने देख लिया 1935 से है, ठीक, ये आज तक है। और फेडरल कोर्ट की स्थापना भी, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग भूल गए थे, फेडरल कोर्ट की स्थापना भी, अच्छा नहीं भूले नहीं थे, हमने पढ़ा था, अभी क्वेश्चन आया था, 1937 में होती है दिल्ली में, ठीक, मॉरिस गोयर बनते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सरल सा देखिए क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया। अब देखिए बर्मा जो है वो हमारे भारत से अलग हुआ था 1935 एक्ट से, ठीक, और पूरी तरीके से अलग हो गया था 1937 में। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सीधी सीधी से दिमाग में रखने वाली बात है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, कह रहा है कि जो अभी हमने बात की 1935 एक्ट के बेसिस पर, ठीक, 1937 में जो पहली बार इलेक्शन हुए, ठीक, इस इलेक्शन में देखिए 11 प्रोविंसेस में इलेक्शन हुए
तो बात कर रहा है कि इन 11 प्रोविंसेस में इलेक्शन होने पर कांग्रेस ने कितनी जगह जीत लिया था। देखिए सीधी सीधी सी ये जानने वाली बात है, 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस जीत गई थी, ठीक है, 1937 के एक्ट में, इलेक्शंस में, ठीक। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रपोजल फॉर द फ्रेमिंग of the Constitution of India by an elected constituent assembly was made by। कह रहा है कि भारत के लिए एक इलेक्टेड कंस्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, इस चीज़ का प्रपोज़ल कौन लेकर आया। पहला है साइमन कमीशन, ठीक, ऑफ 1928, दूसरा है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तीसरा है हमारा क्रिप्स मिशन 1942, चौथा है हमारा ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन। तो देखिए आपको सभी को पता होगा साइमन कमीशन हमारा जो है ये हमारा रिव्यू करने को एक तरह से आया था, ठीक, 1919 एक्ट को, ठीक, इसका रिव्यू था, ठीक, और इसकी बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म भी बनाने थे इसको। हालांकि इसको एजुकेशनल रिफॉर्म्स का भी काम दिया गया था, लेकिन फिर बाद में इसने इस काम को हार्टॉग कमेटी को दे दिया था। तो देखिए जो प्रपोज़ल आया था हमारा, ठीक, फॉर फ्रेमिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और दैट टू बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब एक भारत का संविधान बनेगा, वो भी कैसे बनना चाहिए, ठीक, एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। इस चीज़ का प्रपोज़ल पहली बार लाता है क्रिप्स मिशन, ठीक। तो 1942 क्रिप्स मिशन विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इल्बर्ट बिल। अब देखिए इल्बर्ट बिल था हमारा, इसको पहले समझ लीजिए, नहीं तो नहीं जानेंगे तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। 1833 में हमारा आया था इल्बर्ट बिल, ठीक, इंट्रोडक्शन हुआ था 1884 में, पास करने की बात की गई, ठीक, हालांकि हुआ नहीं पास, ठीक। अब इसमें क्या था, ये था कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, ठीक, इनमें जो इंडियन जजेस हैं, इसमें जो इंडियन जजेस हैं, अब भाई उस समय चल रहा है समय ब्रिटिशर्स का, ठीक, तो ब्रिटिशर्स भी से भी कोई ना कोई गलत काम या ऑफेंड हो जाता होगा, ठीक। तो यही इसमें अधिकार की बात करी गई थी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो इंडियन जजेस हैं, ठीक, वो ब्रिटिश ऑफेंडर्स के खिलाफ सज़ा दे सकते हैं। हालांकि ये चीज़ पास नहीं हुई थी, तो इसका ऑप्शन है हमारा टू ब्रिंग इंडियन एंड यूरोपियंस एट इक्वल स्टेटस एज फार एज द पीनल जुरिस्डिक्शन वॉज कंसर्न्ड। तो ये पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक, बाकी पढ़ने वढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per the cabinet mission plan in the constituent assembly to decide allotted member seat in the each province, one representative was in the ratio of which population। देखिए क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक, कह रहा है कि कैबिनेट मिशन प्लान जो कि हमारा कब का था, ठीक, सबको पता होगा 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट जो, देखिए कैबिनेट मिशन प्लान के सलाह पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण हुआ, ठीक, और इसमें कह रहा है कि जो अलॉटेड मेंबर्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए थे, जो हर प्रोविंस से जो आ रहे थे, ठीक, उसको किस रेशियो में रखा जा रहा था। तो देखिए 1/10 लाख के रेशियो में रखा जा रहा था, ठीक, कि एक जो रिप्रेजेंटेटिव था मीन्स अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज रिप्रेजेंटिंग 10 लाख मेंबर्स ऑफ अ सर्टेन प्रोविंस। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 का देखिए 3 मेंबर थे बेसिकली हमारे, कौन कौन थे, सभी को लगभग पता होगा। सर पैट्रिक लॉरेंस थे, ठीक, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, ठीक, एक ही में होगा, वो दूर नहीं होगा, ठीक, और कौन थे, अलेक्जेंडर, AB अलेक्जेंडर थे, ठीक। ये हमारे विलियम वुड एकदम ही गलत आंसर है, ये हमारे मेंबर नहीं थे। लास्ट क्वेश्चन है देखिए हमारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इस्टेब्लिश्ड अंडर।
देखिए क्या रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसकी अंडर में इस्टेब्लिश की गई थी। अभी हमने देखा 1935 के एक्ट की बात की, ठीक, 1942 एक्ट की भी बात कर ली, ठीक है। 1946 के कैबिनेट मिशन की अभी हमने बात की कि इसी के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया गया, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक, कि कैबिनेट मिशन ने के अंडर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया गया, ठीक। और कैसे निर्माण किया गया, इनडायरेक्ट इलेक्शंस के ज़रिए। तो देखिए ये थी हमारी आज की ये क्लास हुई है। इसी तरीके से इसकी एक और क्लास होगी, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक की एक क्लास होगी। चलिए, थैंक यू।